नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मुझे रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा सरस्वती सदन से सीमा दीदी के द्वारा प्राप्त हुई, तो मैंने सोचा कि इसे भी आप लोगों के सम्मुख रखा जाए। इनकी आत्मकथा जो है वो कई विषय पर आधारित है। तो इसमें पहला जो है वो है प्रारंभ और बूढ़ा जमादार। तो आज हम दो विषय लेकर उपस्थित हैं, दो विषय आपके सम्मुख रखेंगे। पहला है प्रारंभ और दूसरा बूढ़ा जमादार। सुनिएगा कि हम 3 बच्चों का लालन पालन एक साथ ही होता था। मेरे साथी मुझसे 2 साल बड़े थे। इन्हें पढ़ाने के लिए एक गुरुजी को रखा गया। इन दोनों के साथ ही मेरी पढ़ाई भी शुरू हुई, लेकिन मैंने क्या पढ़ा ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, सिर्फ एक वाक्य मुझे बार बार याद आता है कि पानी रिमझिम रिमझिम पड़ता है, झाड़ों के पत्ते हिलते हैं। 2 शब्दों का पाठ मैं सीख चुका था और आदि कवि की ये पहली कविता पानी रिमझिम रिमझिम पढ़ा करता था। जब जब उन दिनों के आनंद की मुझे याद आती है, तब तब मैं शब्दों के दोहराने की इतनी ज़रूरत क्यों है ये मेरे दिमाग में आती है। दोहराने से एक तरह से शब्द का अंत हो जाता है और दूसरी तरह से नहीं होता है। यानी कि शब्द का बोलना तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसका बाद घूमता रहता है। कान व मन में दोहराना रूपी गेंद को एक दूसरे की ओर फेंकने की शरीयत मानो लग जाती है। इसीलिए ऊपर बतलाई हुई कविता के शब्द दिन दिन भर मेरे कान के आगे गूंजते रहते थे। तो ये प्रारंभ था और अब दूसरा विषय लिया है बूढ़ा जमादार। मेरी बहुत छोटी उम्र की एक बात मुझे भली भांति याद है कि हमारे यहाँ एक बूढ़ा जमादार था। उसका नाम कैलाश था। वह हमारे यहाँ परिवार के सदस्य की तरह ही माना जाता था। वो बड़ा मजाकिया था। छोटे से बड़ों तक सभी की मजाक उड़ाता था। ख़ास तौर पर नए शादीशुदा जमाई या घर में आने वाले आदमियों को खूब छकाता था। लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी कैलाश की आदत नहीं छूटी। उनके विश्वास का कारण भी था। वह यह कि एक दफ़ा हमारे परिवार में प्लैंचेट नाम यंत्र द्वारा मरे हुए आदमियों से चिट्ठी पत्री करने का काम बहुत जोर पकड़ गया था। एक दिन इस पेंसिल के द्वारा कैलाश का नाम लिखा गया। तब कैलाश से पूछा गया कि परलोक की ज़िंदगी कैसी है। प्लैंचेट की पेंसिल ने जवाब में लिखा कि मैं तुम्हें बिल्कुल बतलाऊंगा। भला जिससे जानने के लिए मुझे खुद से मरना पड़ा, वह मैं तुमको मुफ्त कैसे बतलाऊंगा। मुझे खुश करने के लिए कैलाश एक हल्के दर्जे का गाना ज़ोर ज़ोर से गाया करता था। वह गाना उसी ने बनाया था। इस कविता का नायक मैं था और नायिका के आने की आशा बड़ी खूबसूरती के साथ पेश की गई थी। गाने में उस नायिका की सुंदर तस्वीर खिंच गई थी। आने वाले दिनों के चमचमाते सिंहासन पर बैठने वाली, जगत को लुभाने वाली उस कुमारी का वर्णन सुनकर मेरा मन उस ओर जुड़ जाया करता था। उसमें नायिका के सिर से पैर तक रत्नों के जड़े गहनों का और मेरी शादी के उत्सव की तैयारी की अनोखी शोभा का वर्णन था। उसमें मेरा ही नहीं, मुझसे बड़ी उम्र वाले चतुर आदमी का दिमाग भी घूम सकता था, लेकिन मेरे बाल मन के खिंचने और भीतर ही भीतर आनंददायक चित्रों के घूमने का कारण सिर्फ उस गीत के यमकों दोहराना की मीठी आवाज़ और उसके ताल का आंदोलक ही था। कविता के आनंद के ये दो पसंद और पानी रिमझिम पड़ता है, नदी में पूर जाता है, इस तरह के बच्चों को अच्छे लगने वाले बाल साहित्य की कविताएं आज भी दिमाग में तरोताज़ा हैं। तो ये था दूसरा बूढ़ा जमादार। अब तीसरा इसमें दिया है मेरी बहन का लड़का सत्य। इसके बाद मुझे जो बात पसंद है वह मेरे स्कूल जाने की बात है। मेरी बहन का लड़का सत्य मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था। एक दिन मेरे बड़े भाई और उसे स्कूल जाते हुए मैंने देखा।
मुझे स्कूल जाने के काबिल न मानकर वे दोनों चले गए। इसके पहले मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठा था और न घर के बाहर ही गया था। इसलिए सत्य ने घर में आने पर खूब नमक मिर्च लगाकर रास्ते के अपने हिम्मत भरे कार्यों का वर्णन किया। वह सुनने पर मुझे अपना घर में रहना भारी लगने लगा। मेरे पाठशाला जाने के वहम को दूर करने के लिए मेरे मास्टर जी ने मुझे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अभी तो स्कूल जाने के लिए रोया है, लेकिन फिर स्कूल से छुट्टी पाने के लिए इससे भी ज़्यादा रोएगा। उन मास्टर जी का नाम, चेहरा और स्वभाव की मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उनका जोरदार उपदेश और उससे भी ज़्यादा जोरदार थप्पड़ मुझे आज तक याद है। मास्टर जी ने जो भविष्य कहा था वह जितना ठीक उतरा उतना ठीक भविष्य मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई नहीं उतरा। मेरे रोने का नतीजा ये हुआ कि मुझे बहुत ही छोटी उम्र में प्राचीन विद्यालय में जाना पड़ा। वहाँ मैंने क्या पढ़ा ये मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वहाँ के बच्चों को सज़ा देने के जो तरीके थे उनमें एक अभी तक मेरे ध्यान में है, और वह तरीका था कि जो बच्चा अपना पाठ नहीं सुना सकता था उसे हाथ आगे कर बेंच पर खड़ा करते थे और उसकी हथेलियों पर पट्टी का ढेर लगाते थे। इस तरह की सजाओं का उपयोग बालकों के मन की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने में कहाँ तक उचित है, इसका विचार मानस शास्त्र के विद्वान ही कर सकते हैं। ये मेरा विषय नहीं है। खैर, इस तरह बहुत कोमल उम्र में मेरे अक्षर ज्ञान की शुरुआत हुई। उस समय नौकर लोगों में जो किताबें चला करती थीं उन्हीं के द्वारा मेरे साहित्य के अभ्यास का आरंभ हुआ। उनमें से चाणक्य के सूत्रों का बंगाली अनुवाद और कृत्तिवास की रामायण, ये दो किताबें खास थीं। रामायण वाचने का एक प्रसंग मुझे आज भी याद है। उस दिन आसमान बादलों से ढका था और रास्ते के पास वाले बड़े बरामदे में मैं खेल रहा था। यहाँ मुझे किसी तरह से डराने की सत्य की इच्छा हुई और वह पुलिस पुलिस पुकारता हुआ मेरे पास आया। उस वक्त पुलिस के कामों के बारे में मेरी विचारधारा साफ थी। केवल एक बात पर मेरा भरोसा था कि गुनाह करने वाले आदमी को पुलिस के सुपुर्द करने पर फिर उसका सत्यानाश हो जाता है। जिस तरह मगर के जबड़ों में फंसे हुए दुर्भाग्यशाली आदमी की दशा होती है, उसी तरह पुलिस के जाल में फंसे हुए की भी होती है। फौजदारी कायदे के चंगुल में किसी तरह से छुटकारा हो सकता है, भला इसे मेरे समान अबोध बच्चा कैसे जान सकता था। इसीलिए पुलिस पुलिस का स्वर सुनते ही मैं घर के भीतर भागा और माँ से अपनी आफत की बात कही, लेकिन माँ के कुछ भी असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह शांत रही। इससे मुझे धीरज बंधा, तो भी मुझे बाहर जाने का साहस नहीं हुआ। अतः माँ की मौसी के रंगे हुए पुट्ठे और मुड़े हुए पन्नों की रामायण की किताब जो वहाँ ही रखी थी, लेकर मैं माँ की कोठरी की देहरी पर बैठकर पढ़ने लगा। भीतर के चौक के चारों ओर बरामदा था। इस बरामदे के पास ये कोठरी थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और तीसरे पहर का मध्यम उजाला यहाँ पड़ रहा था। रामायण में एक दुख भरे प्रसंग का वर्णन मैं पढ़ने लगा। वास्ते वास्ते रोना आ गया। माँ ने ये देखकर ये किताब मेरे हाथ से छीन ली। तो ये था आज का रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का भाग, और अगले अंश जो है मैं अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होती हूँ। तो आज का ये जो आत्मकथा का अंश है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आत्मकथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।